कूलम्ब्स लॉ का यह फॉर्म बाय नोटेशन आप पहचान रहे होंगे, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर Q1 Q2 दो चार्जेस थे। बेसिकली एक चार्ज पॉइंट यहाँ पर, दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पर, दोनों के बीच का सेपरेशन को हमने R माना था और तब ये फार्मूला हमारे पास आ गया था। इस फार्मूले की खासियत यह है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच का यह फोर्स बड़ी अच्छी तरह से ऑब्टेन करके बता सकता है। लेकिन बात यहाँ पर आगे बढ़ने की जब आएगी, जब मल्टीपल चार्जेज सिस्टम में आ जाएंगे या फोर्स बाय नेचर वेक्टर है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ऑब्टेन करना होगा, तब ये इक्वेशन कैपेबल नहीं होगा। इस इक्वेशन में लिमिटेशन आ जाएगा। ये देख करके भी लग रहा है कि प्योरली स्केलर फॉर्म है, और अगर आप इसको वेक्टर बनाने की कोशिश भी करते हैं तो एक बार चल के देख लेते हैं। हम इधर वेक्टर बनाने के लिए वेक्टर तो दे दिए, अब राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन में किसको वेक्टर बनाया जाए ताकि ये इक्वेशन करेक्ट हो, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी इक्वेशन हम लिखेंगे दोनों साइड नेचर सेम होना चाहिए। इधर वेक्टर नेचर, इधर स्केलर नेचर है तो गड़बड़ हो जाएगा। 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, वेक्टर बनेगा नहीं। चार्जेस Q1 Q2 आपको पहले से मालूम है स्केलर नेचर के होते हैं, वो भी वेक्टर बनेंगे नहीं। रह गई बात R की, तो R पे भी तो आपने स्क्वायर लगा दिया है, तो स्क्वायर लगने के बाद इसके भी वेक्टर बनने की जो गुंजाइश थी, पॉसिबिलिटी थी, वो ख़त्म हो गई। तब अब वेक्टर फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए, वेक्टर नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हम क्या करें कि इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ ताकि हमको आगे के भी स्टडी में सुविधा हो जाए। इस बात पे ध्यान देना है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर के आपके बीच वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप एक स्पेस ले लें। फिजिक्स में स्पेस लेने का मतलब यह नहीं कि 2-4 कट्ठा ज़मीन खरीद लें। फिजिक्स में स्पेस लेने का मतलब ये होता है कि XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें, और ये जो दोनों चार्जेज आप इस तरह से रख रहे थे, इसको स्पेस में शिफ्ट कर दीजिए। ओके, अच्छा एक बात और, आप ये जो दिखा रहे हैं स्ट्रेट, ज़रूरी नहीं कि दोनों के बीच में हम हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करें। ये किसी भी तरह से हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ Q1 हो, Q2 हो सकता है। Q2 वहाँ नहीं दिखाना चाहें तो यहाँ दिखा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो दोनों चार्ज को शिफ्ट करना है कहाँ? स्पेस में, XY कोऑर्डिनेट, Z कोऑर्डिनेट सिस्टम में। शिफ्ट करने के लिए चलिए इस पॉइंट पे हम Q1 को लेके आते हैं, वहाँ से कैरी करके, और Q1 लिख दिया। ओके, ऑब्वियस है उसका कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा, लिखना चाहें तो कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? X लिखेंगे, Y लिखेंगे, Z लिखेंगे। 1 है तो 1 1 दे दीजिए, ज़रूरत होगी तो। ओके, और इसको ओरिजिन से मिला लीजिए। ओरिजिन से मिला लेंगे तो ओरिजिन से मिलाने के बाद से आपको उसका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। इसके पोजीशन वेक्टर को R1 वेक्टर। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम R1 लिखते हैं तो याद होगा, आप अक्सर R को जो रिप्रेजेंट किया करते थे, R इज इक्वल टू X I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप। और चूँकि यहाँ कोऑर्डिनेट X1 Y1 Z1 है, तो यहाँ R1 वेक्टर जब लिखेंगे तो X1 Y1 Z1 लिखना होगा। इसी तरह से अब आप एक और काम कीजिए, दूसरे चार्ज को भी ला करके शिफ्ट कर दीजिए। मान लीजिए कि आपने इस पॉइंट पे उसको सिचुएट कर दिया, ठीक है। इसका भी कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो X2 Y2 Z2 लिख सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। और इसके पोजीशन वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो आप यहाँ R2 वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप। ज़रूरत के समय हम लोग उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है।
अब फिर वापस आते हैं, आने के बाद बात करते हैं कि ये जो फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिख रहे हैं, यहाँ पर हम R1 दें या R2 दें? कन्फ्यूज मत होइए, ना R1 देना है ना R2 देना है, हमको तो इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस देना है। तो हमको सबसे पहले इस दोनों चार्ज को ज्वाइन करना होगा, और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हमको R रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, वेल बढ़िया। अब R रिप्रेजेंट करने के बाद से हमारे पास पॉसिबिलिटी जो बनेगी R के डायरेक्शन को देने की, तो R के डायरेक्शन को हम कुछ ऐसा दे सकते हैं। अगर आपने R के डायरेक्शन को ऐसा दिया तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देख लीजिए, साफ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है कि R1 प्लस R इज इक्वल टू R2 वेक्टर के फॉर्म में। तो वैसे हालात में आप इसको R वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। अच्छा, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम उधर से ही डायरेक्शन देंगे। अगर हमको मन होता कि नहीं हम ऐसे R का डायरेक्शन दें, तो इसमें क्या गुनाह था, इसमें क्या दिक्कत थी? दे तो सकते हैं ये भी ना। अगर ऐसा दे देते तब तो हमारा रिलेशन इक्वेशन चेंज हो जाता। ये जो आपने इक्वेशन लिख के रखा है वो इक्वेशन अब बदल जाता। अब बदला हुआ इक्वेशन क्या बन जाता है, थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए। अब क्या लिखेंगे हम लोग, वही ट्रायंगल यूज करके इस वाले पार्ट में। देखिए यहाँ पर R2 दिख रहा होगा प्लस R इरेडबल R इज इक्वल टू R1। अब ऐसे केस में आप R वेक्टर को R1 माइनस R2 लिखेंगे। दिक्कत यहीं पे हो रही है। एक बार आप R को R2 माइनस R1 लिख रहे हैं, एक बार आप R को R1 माइनस R2 लिख रहे हैं। ये कन्फ्यूज करेगा आपको, इससे कन्फ्यूजन आपका बढ़ जाएगा। तो नोटेशन को थोड़ा बदल देते हैं। बदल कैसे देते हैं, इसको हम 2 1 लिखते हैं, पता भी चल जाएगा कि 2 माइनस 1, और इसको 1 2 लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला था आपको 2 1 है ना, और 1 2 आपका ये वाला था, मार्क कर लेते हैं। तो चलिए 2 1 है ना, और ये 1 2, ये तो मिल गया। अब अगर हमको फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 निकालना है। हाँ, एक बात और, ये फोर्स जो है हम ये दोनों के बीच के फोर्स की बात कहते हैं, लेकिन एक्चुअली फोर्स तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है, एंटिटी पे लगता है। तो यहाँ ये फोर्स या तो Q2 पे लगेगा और नहीं तो Q1 पे लगेगा। तो अब हम इस फोर्स की बात कर रहे थे कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये देखिए इस पे। अच्छा, फिलहाल एक बात और कर लीजिए, दोनों चार्जेस को पॉजिटिव मान लीजिए। ये मैंडेटरी नहीं है, आगे चल के मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए मान लीजिए। फ़िलहाल के लिए जब मान लेंगे आप, तो वैसे हालात में आपको ये एक डायरेक्शन मिलेगा। देखिए F12 का क्यों मिलेगा, ये बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं। क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन में दूर की तरफ फोर्स लगता है, और अगर अट्रैक्शन हो तो नज़दीक की तरफ टूवर्ड्स लगता है। तो ये अवे फ्रॉम है ना चार्जेज लगने की बात है F12। अगर आप यहाँ पर F12 लिख दिए तो इधर तो और सब सेम होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर। फिर बात वही आकर के अटक गई। अगर इधर वेक्टर देते हैं तो ये तो स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर होकर के वो स्केलर हो गया, फिर वेक्टर बनने की गुंजाइश खत्म हो गई। तो वैसे हालत में क्या करेंगे, यहाँ डिफाइन करेंगे एक चीज़ R12 कैप। तो यहाँ पर लगाएंगे R12 कैप। मालूम है जिस पे कैप लगता है वो यूनिट वेक्टर होता है, इसीलिए ये यूनिट वेक्टर होगा। और ये यूनिट वेक्टर किधर से किधर वो भी देखिए वहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, कौन सा है, R12। देखिए Q2 से Q1 की तरफ है ना, फ्रॉम Q2 टू Q1। ओके,
अच्छा, अब देखिए F12 का डायरेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, है ना, और R12 के डायरेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, दोनों का एरो सेम है, मतलब दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। अब ऐसे हालात में आप ये लिख सकते हैं। लेकिन अब यहीं पर बात आएगी, अगर आप लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे, है ना, ये तो आपको F12 मिल गया, F12 को आपने दिखा दिया। अभी आप F21 दिखाना चाहेंगे, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो अब ये फोर्स आपको इधर दिखाना पड़ेगा और ये हो गया F21। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, अगर आप यहाँ पर F21 वेक्टर लिखते हैं तो सिमिलर मैनर में आप ऐसा लिख पाएंगे जैसा कि दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर 21 कर दीजिए, 1 2 नहीं, यहाँ 21 कर दीजिए, 21, और यहाँ भी 21 कैप, जहाँ पर R21 कैप क्या हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया। और दिख रहा होगा डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का किस तरफ है ना, फ्रॉम किधर से, तो Q1 से Q2 की तरफ। ये जो दो फॉर्मूले आपने लिख लिए, ओके, ये दोनों ही फॉर्मूले आपको वेक्टर फॉर्म में, है ना, फोर्सेस या कूलम्ब्स लॉ को दे दिया, इसको याद रखना है। ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कुछ बातें और भी यहाँ पर कर लेनी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कि दोनों चार्जेज, मतलब क्या है कि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 होता, तब क्या होता, तो Q1 इंटू Q2 जब ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, इसका मतलब दोनों चार्ज का नेचर क्या होगा, Q1 Q2 दोनों चार्ज का नेचर कैसा होगा, यानी दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तभी जाके पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा हुआ तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, यानी ये आपको F21 और ये आपको F12। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 हो जाए। अगर Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, आइदर ऑफ द चार्ज अपोजिट नेचर का है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव है, तो ऐसे हालात में अट्रैक्शन, और यही बता रहे थे हम डायरेक्शन के बारे में कि जब रिपल्सन हो तो अवे होता है फोर्स का डायरेक्शन, किसी भी चार्ज पे, किसी भी बॉडी पे देखना चाहें, और जब अट्रैक्शन होगा तो टुवर्ड्स ईच अदर होने की बात है। तो अब देखिए, है ना, F12 और F21, ये बात मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि फोर्स के डायरेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देख करके रखिएगा। दोनों ही केसेस में फोर्स के डायरेक्शंस अपोजिट हैं, दोनों ही केस में फोर्स के डायरेक्शन अपोजिट हैं। और अगर आप चाहिएगा ना तो आइदर इक्वेशन से F12 वाले या F21 वाले से दोनों के सिचुएशन को डील कर सकते हैं, वो देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ तक आ गए, ओके। ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात चल रही है। एक बार फिर से मैं पूरी स्टोरी नरेट कर दूँ। स्टोरी में मैंने बताया क्या कि जो दो चार्जेज आप ले रहे थे, दोनों को शिफ्ट कर देना है, कहाँ पे, तो एक स्पेस में, उसके पोजीशन वेक्टर्स को नोट कर लेना है, और उसके बाद से यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लेना है। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ लगा देना है, फोर्स वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। एक और अच्छी बात आपको मैं बताना चाहूँ, अभी बहुत ही ज़रूरी है ये। जैसे अगर आप देख रहे होंगे तो हम R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें या R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें, देख लीजिए दोनों ही बराबर है। अच्छा, मॉडुलस के अंदर वेक्टर, मतलब हम वेक्टर नोटेशन हटा देते हैं, तो सिंप्लिसिटी में हम ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ऐसा है तो अगर स्क्वायर यहाँ लिखते हैं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, मैग्नीट्यूड इज सेम, दोनों R12 या R21, Q1 से Q2 की दूरी या Q2 से Q1 की दूरी, कोई भी मेजर कर लें, दोनों बराबर होगा। अब यहाँ पर हम अगर ऐसा लिखते हैं
तब क्या होगा ये आप सोच के बताइए। होपफुली आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब एरो की बात आएगी, डायरेक्शन की बात आएगी, तो दोनों के एरोज अपोजिट हैं। अपोजिट हैं तो अपोजिट के लिए यहाँ एक माइनस साइन आता है। ओके वेल, यहाँ तक लाने के बाद से अब मैं वापस आपको F12 वाला जो फॉर्मूला है वो लिख के दिखाना चाहूँगा। वहाँ जो लिखा हुआ है उसी को कॉपी कर रहा हूँ। ओके, आई होप आप देख रहे होंगे, सेम जो था वही कॉपी कर लिया। ओके, कॉपी करने के बाद एक और बात अब देखिए, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ, ऊपर आपने लिखा है कि R12 का स्क्वायर R21 के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पर तो लिख सकते हैं ना जी 21 का स्क्वायर। यहाँ हम 21 बनाना चाहते हैं इसको, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि वहाँ पर माइनस होना है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। चलिए इसको मॉडिफाई करके लिख लें। माइनस को आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर, सॉरी R21 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर 21 का कैप। अब ध्यान से इक्वेशन को देखिए, दोनों इक्वेशन बोर्ड पे लिख के रखे हुए हैं, मैच कराइए। अगर सिर्फ इतना पार्ट को आप देखेंगे, क्या मिला? हाँ, वही मिला जो आप बोल रहे हैं, ये मिला F21। अब मेरा आपसे पूछना ये है कि ये है क्या चीज़, ये इक्वेशन जो है ये है क्या चीज़? तो थोड़ा सा ध्यान दे करके बता दीजिए कि क्या है। तो ये कुछ नहीं है ना, याद तो होगा ही, ये कैसे आप भूल सकते हैं? हाँ, लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है कि कूलम्ब्स लॉ भी, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। कूलम्ब्स लॉ भी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। यानी Q1 पे Q2 जितना फोर्स लगाएगा, Q2 उतना ही फोर्स Q1 पे भी लगाएगा। मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, डायरेक्शन अपोजिट होगा। एरो दिख भी रहा है, अभी थोड़ी देर पहले दिखा भी रहे थे, इसलिए वो चीज़ पहले ही आपको दोनों सिचुएशन में Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 के केस में मैंने दिखाया था। और यही चीज़ मैंने बोला था कि थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखिए, आगे चल के काम आएगा। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नोट कर लीजिए, नोट करके आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अभी इसी के फाउंडेशन पे हम लोग को आगे बढ़ने वाली बात है, आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। चलिए ठीक है, अभी तक तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब एक और चीज़ बताना चाहेंगे आपको, ये भी ज़रूरी है, बता ही लेते हैं। बहुतों को ये चीज़ याद होगा, ए कैप इज इक्वल टू, है ना, हमने ए वेक्टर बाय ए या कभी ए वेक्टर बाय ए का मॉडुलस लिखा था। हाँ, तो ये आप बताइए क्या है वो चीज़? हाँ, सही बोल रहे हैं, सही, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। क्या पकड़ा है? कि वो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे अगर आप R12 कैप लिखते तो आप R12 वेक्टर बाय R12 लिख सकते थे, या R12 वेक्टर बाय R12 वेक्टर का मॉडुलस लिख सकते थे। बढ़िया, ठीक है। तो ऐसा है, फिर वापस हम आना चाहेंगे F12 पे। F12 आप क्या लिख पाएंगे? तो F12 आप लिख पाएंगे वहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा, Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप को हटा करके हम लिखें तो लिखेंगे क्या? R12 वेक्टर बाय R12। इस हालात में ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गया और नया फॉर्म इसका कुछ ऐसा है जो आपको दिख रहा होगा
ये R12 वेक्टर। ओके, सो ये F12 का एक फॉर्मेट मिला। सिमिलरली अगर आप लिखना चाहें F21 तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कट कॉपी पेस्ट वाली बात है, बस 1 2 के जगह पर 2 1 कर लीजिए, फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान यहाँ देने वाली बात क्या है, ये मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूँ कि पिछले बार यहाँ स्क्वायर था, इस बार यहाँ पर क्यूब है। तो हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि इससे इक्वेशन चेंज हो गया। ओके, तो पहले तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि अगर आपने वो पहला वाला फॉर्म लिखा होता या ये वाला फॉर्म लिखा होता, कोई डिफरेंस नहीं आता। कैसे नहीं आता इसकी बात मैं करता हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आता। हाँ देखिए, नोट करने के बाद अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो ये तो चलिए मैग्नीट्यूड ही है, ये मैग्नीट्यूड ही है, इस पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, इस पे से वेक्टर नोटेशन हट जाएगा। और इस पे से वेक्टर नोटेशन हटने का मतलब ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा स्क्वायर। मतलब आपका ये मैग्नीट्यूड निकला F12 का, किस फॉर्मूले से, एक क्यूब वाले फॉर्मूले से कैंसिल वगैरह होकर के। अगर आप F12 लिखते जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ है और उस फॉर्मूले के आधार पे आप कोशिश करते तो आपको क्या मिलता वो भी चेक कर लीजिए। इसका मॉडुलस, ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है सब, इसका मॉडुलस, और सबको मालूम है कि यूनिट वेक्टर नाम ही है क्योंकि उसका मॉडुलस 1 होता है, तो 1 आएगा इसके जगह पर, इसको हटा देते हैं। देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली मैच कर गए। ओके, तो आप क्यूब वाले फॉर्मेट में लिखें या स्क्वायर वाले फॉर्मेट में लिखें, यूनिट वेक्टर वाले फॉर्मेट में लिखें या वेक्टर वाले फॉर्मेट में लिखें, मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं होना है। ये अगर भ्रम या वहम या कन्फ्यूजन दिमाग में है तो इसको निकाल देंगे। अब ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हुआ? आप सोच रहे होंगे कि तब तो वही वाला फॉर्मूला सही था, इतना अलग तरह का फॉर्मूला लिखने का मतलब क्या है? तो मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा होगा यहाँ पे। जैसा आपने लिखा था इसी फॉर्मूले को चेंज करके उसके आधार पे देखिए यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाय, ये तो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब R12 क्या लिखा आपने, R1 माइनस R2, ओके, का मॉडुलस का क्यूब, और ये R1 माइनस R2 वेक्टर जो है वो आप इसको लिख सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर। ओके, अब अगर आपको फर्दर इसको आगे बढ़ाना है तब भी आपके पास एक मौका है। देखिए मौका क्या है, आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट जो है लिख लीजिए, Q1 Q2 भी लिख लीजिए, और अगर आप R1 माइनस R2 करेंगे तो देखिए वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, R1 R2 का वैल्यू क्या है, तो उसके आधार पर ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, है ना, और इसका रूट के साथ 3/2 आएगा, और उसके साथ ये मतलब x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप, ये भी आएगा। तो ये आपको पॉइंट के फॉर्म में भी बन जाएगा। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो यहाँ से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो 1 2 के लिए 2 1 के लिए भी रिलेशन आपके पास इक्वली वैलिड मिल गया। आप इसको भी नोट कर लें, ये भी बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। अलग अलग फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन के डेटा मिलेंगे। कई क्वेश्चन आपको सिंपली जो फॉर्मूला है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², उससे ही बन जाएगा। कई ये यूनिट वेक्टर वाले के साथ बनेगा, कई ये क्यूब वाले के साथ बनेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे। DC पांडे वगैरह में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हर तरह के इक्वेशंस के साथ हमें तैयार रहना है। कोई भी सिचुएशन आए हमें डील करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लेनी है। ओके, चलिए अब एक और चीज़, इतनी सारी बातें तो हो गई, एक और भी बात आपसे कर लेनी है कि अगर आपको ये 1-2 के लफड़े से बचना है, अक्सर ये तो अपने समझने के लिए सही है, बहुत अच्छा फॉर्मेट है। 1-2 लिखेंगे तो क्लियर होगा कि 1 पे 2 के कारण फोर्स, 2-1 लिखेंगे तो पता चलेगा कि 2 पे 1 के कारण फोर्स, R12 लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 to Q2, ये सब एग्जैक्टली क्लियरली पता चलेगा। लेकिन अगर कभी कभी सिंप्लिसिटी में लिखना हो तो इन सिंपल ये इक्वेशंस आपको आगे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सीधे हम लिखते हैं F वेक्टर = 1/4πε0 Q1 Q2, और जो ये R21 लिख रहे थे उसको पहले भी हम R लिखे थे तो इसको R² लिख देंगे, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर में r कैप। अब यहाँ पर r कैप का डायरेक्शन आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि Q1 पे बात कर रहे हैं या Q2 पे बात कर रहे हैं, उसके अनुसार चलेगा। और इसी को अगर हम कैप वाले सिचुएशन से हटा करके, है ना, वेक्टर वाले सिचुएशंस में डालना चाहें तो वो भी ऑप्शन हमारे पास है, वो भी हम कर सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², और r कैप को तो r वेक्टर बाय r लिख ही सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r³, और ये r वेक्टर। मैंने पहले भी बताया था कि ये वाला फॉर्म लिखिए या क्यूब वाला फॉर्म लिखिए, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ही आएंगे, तो इसलिए दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आगे इसी इक्वेशंस का यूज़ करके हम लोग मल्टीपल चार्ज के कारण फोर्स भी निकाल पाएंगे।